मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है आपका मनोविज्ञान तथा खेलकूद, यानी कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है और इसमें जो कुछ टॉपिक्स लगे हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उन टॉपिक्स की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले आपके जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व के आयाम। तो आप सबसे पहले ही आप पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, उसके कितने आयाम हैं और उसके प्रकार। फिर दूसरा टॉपिक है आपका खेलों में आक्रामकता का अर्थ और उसके प्रकार। तीसरा टॉपिक जो है वो है खेलों में मनोविज्ञान के पहलू, जैसे आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना, लक्ष्य निर्धारण और आत्म वार्तालाप। ये सभी के सभी जो पहलू हैं वो है मनोविज्ञान के। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। कोशिश करिए कि आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि एक बार आप ये लेक्चर देख लेंगे तो आपको किसी दूसरे वीडियो, दूसरे किसी नोट्स पे नहीं भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मैंने इसमें सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कुछ पिक्चर्स के थ्रू, कुछ राइटिंग मटीरियल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ और आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व की। देखिए, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। अब जो पर्सनालिटी होती है वो क्या है, वो आपने किसी व्यक्ति से बात की, आप किसी से मिले, ठीक है, तो आपको लगा कि यार इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। कई बार होता है ना आपके स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, या आप किसी पर्सनली किसी वैसे बंदे से मिलता है, कोई सेलिब्रिटी हो गया है, तो आप बोलते हैं इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और उसकी पर्सनालिटी को देख के ही आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो पर्सनालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर मनुष्य के लाइफ में। तो समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखिए, किसी व्यक्ति के गुण, लक्षण और क्षमताएं, ठीक है, किसी व्यक्ति के गुण यानी कि उसमें कौन कौन से गुण हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य में बहुत सारे गुण दिए हैं। लक्षण, ठीक है, क्षमताएं, क्षमता मतलब वो कौन से काम कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है, ठीक है, क्षमता और विशेषता इत्यादि का जो सम्मिलित रूप होता है, सम्मिलित मतलब जो मिला हुआ रूप होता है, वो पर्सनैलिटी कहलाता है। अब पर्सनैलिटी का मतलब आप जान चुके कि गुण, लक्षण और क्षमता और विशेषताओं का जो सम्मिलित रूप है वो व्यक्तित्व कहलाता है। तो आपको ये पता चल गया कि जब आप किसी से मिलते हैं तो बाह्य रूप से, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बाह्य रूप से देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनका बौद्धिक जो आयाम है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम इनबैलेंस्ड है। ठीक है, ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं है। वही कुछ लोगों से आप ऐसे मिलते हैं कि जो देखने में तो भले ही अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपने दो चीज़ हमेशा सुनी होगी कि जो लोग दिखते ज़्यादा खूबसूरत हैं वो कई बार कम इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं वो दिखने में थोड़े से कम खूबसूरत होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो केवल एक ही पक्ष में नहीं है। मतलब अगर आप दिख अच्छा रहे हैं तो वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं होगी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है जिसमें आपके गुण हो, जिसमें आपके लक्षण हो, जिसमें आपकी क्षमताएं हो और जिसमें आपकी विशेषताएं हो। इनका जो मिला जुला जो रूप होता है, आप किसी के एक गुण को देख के आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मान लीजिए अगर आप कोई बोलता बहुत अच्छा है, या कोई बहुत ज़्यादा कोमल स्वभाव का है, कोई बहुत ज़्यादा करुण है, तो आप केवल उसके करुण भाव या करुण गुण को देखकर नहीं आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेंगे। या आप उसकी किसी एक विशेषताओं के लिए, वो बोलता बहुत अच्छा है, वो पढ़ता बहुत अच्छा है, तो इससे क्या होता है, इससे आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का तभी पता लगा पाएंगे जब आपको उसके गुण पता होंगे, जब आपको उसके लक्षण, उसकी क्षमताओं के बारे में पता होगा। और इनफैक्ट पता भी नहीं है तो आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके कौन कौन से गुण हैं। तो हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके गुण, लक्षण, विशेषताओं से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, व्यक्तित्व के आयाम। यानी कि जो व्यक्तित्व है उसके कितने आयाम है, कौन कौन से ऐसे आयाम है। तो सबसे पहला है शारीरिक आयाम, जिसे आप फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं। फिर है आपका मानसिक आयाम यानी कि मेंटल डायमेंशन। फिर सामाजिक और भावनात्मक आयाम। तो ये चारों के चारों जो आयाम हैं वो व्यक्तित्व के मुख्य आयाम माने जाते हैं। अब एक बार इन पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शारीरिक आयाम।
शारीरिक आयाम मतलब आप जानते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत हद तक आपके शारीरिक आयाम पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है? तो वो लोग अपनी बात को बहुत ईज़िली मनवा लेते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोग देखने में तो बेशक थोड़े खूबसूरत नहीं होते हैं, मतलब खूबसूरत इन द सेंस कि नहीं, थोड़े से हाइट कम है या इस तरीके से जो होते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने कामों को नहीं करवा पाते, लोग उनकी ओर जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। तो जो आपका शारीरिक आयाम है, जो आपका बॉडी है, वो भी एक तरीके से आपकी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आपका जितना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आपका जितना अच्छा हाइट होगी, हेल्थ होगी, आप उतने ही ज़्यादा लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप, उसकी कद-काठी और रंग रूप जो होता है, उसका जो स्वास्थ्य होता है, वो उसके व्यक्तित्व का मूल आधार होता है। मैंने आपको बताया ही अभी कि कोई भी व्यक्ति जो है, वो दिखने में अगर खूबसूरत है, तो वो क्या है, वो उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है, वो मूल आधार हो गया है उसका। और लोग जो होते हैं, वो ऐसे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं, जो देखने में खूबसूरत होते हैं, जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसके अलावा जिनका कद-काठ बहुत ठीक होता है, जिनका कलर थोड़ा सही होता है, तो लोग ऐसे लोगों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, ठीक है? वहीं जिसकी हाइट कम होगी, जो तो थोड़ा-सा डल होगा कलर में, लोग उनकी ओर कम आकर्षित होंगे, ठीक है? तो जो फिज़िकल आपका स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दूसरा आपका जो आयाम है, वो है बौद्धिक आयाम। बौद्धिक मतलब आप जानते हैं कि जो भी आपकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएँ हैं, वो बौद्धिक आयाम के अंतर्गत आती हैं। कि आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिले जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, ठीक है? बहुत अच्छा दिखने में लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उससे बात की, ठीक है? आपने कुछ प्रोजेक्ट से संबंधित उससे डिस्कस किया, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तब आपको पता चला कि इस व्यक्ति का देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका जो बौद्धिक आयाम है, वो बहुत नीचे है। मतलब उसका जो बौद्धिक और जो मानसिक क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो क्या होता है कि जो बौद्धिक आयाम है या जो आपकी मानसिक क्षमता है, वही व्यक्ति की असली पहचान करवाती है, ठीक है? आप दिखने में तो बेशक भले खूबसूरत बहुत है, लेकिन जब आप किसी को, आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे काम करना है, आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की, तो क्या हो जाएगा, उससे आपका जो जो लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं, कहीं न कहीं लोग आपसे कटने लग जाएँगे, क्योंकि लोगों को एक टाइम के लिए तो भूल जाएँगे कि ठीक है, खूबसूरत है तो बात ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हैं कि नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक तर्क-वितर्क करना आना चाहिए, सही-गलत का फैसला लेना आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? मानसिक, बौद्धिक आयाम के अंतर्गत। और कोई व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक होगा ना, सक्षम होगा, वही व्यक्ति समाज का कल्याण कर सकता है। क्योंकि समाज का कल्याण कोई ऐसे नहीं कि ठीक नहीं है वो मानसिक रूप से और वो कल्याण करने चला है। तो वही व्यक्ति समाज का कल्याण कर सकता है जो मानसिक रूप से ठीक है? और जिसके पास पर्याप्त ज्ञान अर्जित है, जिसके पास क्या है? पर्याप्त ज्ञान है। अब पर्याप्त ज्ञान तो उसी के पास होगा ना, जो अपनी क्षमताओं का ठीक से उपयोग करे, जो अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपनी मानसिक क्षमता का सही प्रकार से उपयोग करता है, ठीक है? इसके अलावा आप अगर देखें, अब विश्व की महान हस्तियों को देख लीजिए, ठीक है? आप भले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लीजिए, न्यूटन को देख लीजिए, आपको तब पता चलेगा कि भले ही ये देखने में आकर्षक ना हो, लेकिन इनका जो योगदान है, वो पूरे विश्व में सराहनीय है। और इनके योगदान के माध्यम से ही आज हम इन्हें इस लेवल तक वो करते हैं कि हर किताबों में, हर जगह पे, या हर बच्चे-बच्चे को इनका नाम पता होता है, ठीक है? तो आप जानते हैं कि आपकी जो बौद्धिक शक्ति है, कहते हैं कि आप बेशक ही दिखने में कैसे भी हो, लेकिन जब आप अपना मेंटल जो ये मानसिक क्षमता होती है, अब उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा ऊपर बढ़ते जाएँगे, आप उतने ही ज़्यादा विश्व में सराहनीय हो जाएँगे। तो इसलिए कहते हैं कि आपको अपने बौद्धिक क्षमता पे काम करना चाहिए, आपको अपने इंटेलेक्चुअल जो सिस्टम है उस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन पे फ़ोकस करना चाहिए, ना कि आपका जो फिज़िकली आप किस तरीके से दिख रहे हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएँगे, जब आप किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाएँगे, उसके बाद सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले आपको अपने ज्ञान पे फ़ोकस करना चाहिए। तो दूसरा आयाम है आपका बौद्धिक आयाम। तीसरा आप लोग बोल सकते हैं सामाजिक आयाम, ठीक है? यानी कि आप देखते हैं कि एक सामाजिक सामाजिक मतलब मनुष्य समाज में ही रहता है, वो एक सामाजिक प्राणी है।
बिना समाज के मनुष्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अस्तित्व मतलब मनुष्य समाज में तो एग्जिस्ट करता है ना, तो अगर समाज ही नहीं होगा तो मनुष्य भी नहीं होगा। समाज में रहकर ही उसका समाजीकरण होता है। अपने आप को समाज की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार ढालने की जो क्षमता होती है, वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आपने देखा होगा ना कि समाज में ना कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होती है जो समाज के नियमों और कानूनों के अकॉर्डिंग नहीं चलती, ठीक है? मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं जो समाज में जितने भी नियम हैं, अनुशासन है, रीति रिवाज है, परंपरा है, सहभागिता देते हैं, उनके अनुरूप चलते हैं, उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं, और ऐसे ही लोग, ऐसे ही परिवार श्रेष्ठ परिवार या श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो समाज का निर्माण ही मानव समूह द्वारा किया गया है। आप अगर देखें, समाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग समूह में रहते हैं। तो समूह से ही क्या होता है? समाज का निर्माण होता है। इसीलिए समाज द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति की पहचान अलग ही होती है। समझ में आ रही है? समाज द्वारा स्वीकार्य मतलब जो लोगों को, जो समाज आपको अप्रिसिएशन दे रहा है, उसकी जो पहचान है वो अलग ही होती है। वो भी आपकी पर्सनैलिटी का एक आयाम है। इसके अलावा भावनात्मक आयाम। अब आपने देखा होगा भावनात्मक आयाम मतलब कि व्यक्ति में ना भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता का मतलब होता है कि सुख दुख हो, ठीक है, क्रोध, घृणा, अवसाद, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी की सभी भावनाएं जो है, इन सभी भावनाओं पे मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई खिलाड़ी जो होते हैं अगर वो हार जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं और वो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और वो रोने लगते हैं। तो कई खिलाड़ी जो होते हैं वो उत्तेजित होकर अपनी खिलाड़ियों, ठीक है, या अधिकारियों पर चिल्ला उठते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि उनके अंदर भावनात्मक जो आयाम है वो बहुत ही ज़्यादा कम लेवल का है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो आयाम है, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, ये चारों के चारों जो आयाम हैं वो व्यक्तित्व के आयाम माने जाते हैं। फिर अगला जो है वो है आपका व्यक्तित्व के प्रकार। अब व्यक्तित्व के प्रकार अगर हम बात करें तो दो प्रकार से किया गया है। एक है कार्ल जी जुंग के अकॉर्डिंग, और एक जो दूसरा है वो है पॉल कास्टर और रॉबर्ट मैक्रो के अकॉर्डिंग। तो अभी हम बात कर लेते हैं काल अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और जो उभयमुखी है, यानी कि काल, ये जो थे विद्वान काल जी जुंग, इन्होंने व्यक्तित्व को ना निम्न वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें से पहला वर्ग था अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी मतलब एम्बिवर्ट्स। तो एक बार इनको जान लेते हैं। देखिए, जो अंतर्मुखी होते हैं वो क्या होता है, वो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है। और इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। सामाजिक वार्तालाप मतलब समाज में बातचीत करना, समाज में जो कुछ होता है उसमें शामिल होना इनको पसंद नहीं होता। इसके अलावा ये केवल और केवल अपने काम पे फोकस करते हैं या अपने लक्ष्य पे ही फोकस्ड रहते हैं। और क्या होता है कि ये लोग ना सुनते ज़्यादा है, मतलब बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या होता है, इनका जो सुनने का जो कौशल होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत डेवलप्ड होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये सोचने और समझने में बहुत ज़्यादा सोचते और समझते हैं, और सोच समझकर ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको 100% जो है वो सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये अपने ध्यान पे, लक्ष्य पर फोकस्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया इंट्रोवर्ट। दूसरे आते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। अब इंट्रोवर्ट के ऑपोजिट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। सामाजिक रूप से सक्रिय मतलब समाज में कुछ भी हो रहा है तो उनका हमेशा पार्टिसिपेशन रहेगा, आप उनको देख पाएंगे। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी छोटी मोटी अगर चीज़ें हो रही है तो वो सामाजिक रूप से जितने भी काम है, कुछ भी आंदोलन हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको हर जगह दिखने वाले हैं। इसके अलावा सामूहिकरण विचारधारा में वो लोग बिलीव करते हैं। सामूहिकीकरण मतलब ये इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो सामूहिकीकरण विचारधारा वाले होते हैं। ठीक है, मतलब समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ भी काम करेंगे, कहेंगे हमें टीम में करना है, कहीं भी जाना टीम में ही करना है। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा लगता है लोगों के ग्रुप में रहना। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। आत्मविश्वासी मतलब आपने देखा है कोई भी व्यक्ति, हम बोलते हैं ना वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो बहुत किसी से भी इजीली बात कर लेता है, बहुत आत्मविश्वासी रहता है, और किसी से भी बात करने में ये लोग हिचकिचाते नहीं है, हमेशा एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं, होता है इनके पास, और इजीली किसी से भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा इनका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। विकसित मतलब हर किसी से बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे वो नहीं रखते हैं, कोई भी इनका फ्रेंड बन जाता है। ठीक है, किसी से भी अच्छे से बात करके अपना फ्रेंड बना लेते हैं, अपनी
बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो जो इनका दृष्टिकोण है, जो इनका नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। ये लोग टीम में काम करना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा आप लोग जब देख रहे हैं कि उनका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा विकसित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा खुले होंगे, ये अनुकूल प्रवृत्ति के होते हैं, और ये जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी आसानी से मिल-घुल जाते हैं। आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे, तो उनको थोड़ा नोट डाउन कीजिए कि कौन ऐसे हैं, और ताकि आपको पता है कि हमारी क्लास में कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन इंट्रोवर्ट है। अपने बारे में मुझे बताइए कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इनको देख के आप इंट्रोवर्ट हैं। दूसरा आता है आपका उभयमुखी। देखिए, हर जगह ऐसा होता है, मीडियम तो हर कहीं रहता है, मतलब जो ना बहुत ऊँचा है, जो ना बहुत नीचा है। यानी कि ऐसे लोग जो जिनके अंदर एक्सट्रोवर्ट और जिनके अंदर इंट्रोवर्ट दोनों के गुण आते हैं, मतलब जो बोलते भी ना ज़्यादा है ना कम, अपने मतलब का रहते हैं, ठीक है? तो जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाह्यमुखी और अंतर्मुखी के गुण शामिल होते हैं, ठीक है? गुण होते हैं, गुण से युक्त होते हैं, वो लोग कहलाते हैं उभयमुखी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत, ठीक है? व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत, जिसे आप ओशन या बिग 5 थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसका नाम है बिग 5 थ्योरी। तो याद रखिएगा, जब भी व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत की बात आएगी, दिमाग में एकदम से ला लेना बिग 5 थ्योरी, ओशन, OCEEN। तो ये क्या हो गया आपका बिग 5 थ्योरी। इसमें कौन-कौन सा है? पहला आपका अनुभव। अनुभव मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो देखिए, इसका ना आप एक शॉर्ट वो याद कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है ओशन। ओशन मतलब OCEAN। ओ से क्या हो गया? ओपननेस, मतलब अनुभवों का खुलापन। तो ओ हो गया। अंतर्विवेकशीलता, अंतर्विवेकशीलता मतलब सी। इसके बाद बहिर्मुखता यानी कि एक्सट्रोवर्शन। उसके बाद सहमतिशीलता और मनो विक्षुब्धता। तो ये पांचों के पांचों जो सिद्धांत हैं, इनको बोला जाता है बिग 5 थ्योरी। देखिए, इन सिद्धांतों के थ्रू ना हम किसी व्यक्ति के उसका पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहिर्मुखता है, सहमतिशीलता है या नहीं है। तो सबसे पहला है, आप लोग जान लीजिए, अनुभवों के खुलापन। अनुभवों का खुलापन का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लचीली प्रवृत्ति के होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अभिनव प्रकृति के होते हैं। और इस तरीके के जब लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं समाज में, उसमें भी बहुत हमेशा बढ़ चढ़ के वो लोग भाग लेते हैं, और नए विचारों को हमेशा स्वीकारने में तैयार रहते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं, वो रूढ़िवादी नहीं है कि नहीं, जो हमने सुनते आ रहे हैं हम उसी को फॉलो कर देंगे, ठीक है? तो जो नए विचार होते हैं उनको अपनाते हैं, ये अनुभवों को वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कल्पनाशील होते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनको बोलते हैं अनुभवों के लिए खुलापन। फिर है अंतर्विवेकशीलता। अंतर्विवेकशीलता मतलब यानी कि ये गुण जिन लोगों के अंदर होगा, वो लोग ना अपने लक्ष्य के प्रति बहुत फोकस्ड रहते हैं, मतलब इतना फोकस्ड रहते हैं कि उसको पाने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहते हैं, एकदम कार्यरत रहते हैं। और ये लोग जब वो कार्यरत रहे हैं, अपने फोकस्ड पर्सन है, तो आपको पता है कि वो परिश्रम तो होंगे ही, इसके अलावा वो स्वानुशासित भी होंगे, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होंगे और बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होंगे। फिर तीसरा है आपका बहिर्मुखता। बहिर्मुखता मतलब जो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो समाज की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो मुखर है, जो दिखावा, जिस इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट, वो थोड़ा सा दिखावे में बिलीव करते हैं, वो थोड़ा दिखावा ज़्यादा करते हैं और बहुत जल्दी दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। फिर आया आपका सहमतिशीलता। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हर किसी की बात को सहमति दे, मतलब कभी आपने बोला चलो चलते हैं वहाँ पे, बोल रहा है ठीक है, तो जो हर किसी की बात में, हर किसी के साथ सहमत हो जाए, आसानी से सहमत हो जाए, ठीक है? और ये जो इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो जल्दी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसके अलावा वो दूसरों की मदद करते हैं, उनको मदद करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और फिर लास्ट है आपका मनोविक्षुब्धता। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो खुद तो टेंशन में है, सामने वाले को भी टेंशन में दे देंगे। तो ये जो लोग होते हैं, वो कहलाते हैं मनोविक्षुब्धता। तो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत है या फिर बिग 5 थ्योरी, जिसमें पहला है आपका ओ यानी कि अनुभवों के लिए खुलापन, अंतर्विवेकशीलता, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता और मनोविक्षुब्धता। फिर है आपका खेलों में आक्रामकता। खेलों में आक्रामकता मतलब अग्रेशन। आपने देखा होगा ना, कई बार आपने कुछ ऐसे स्पोर्ट्स देखे होंगे या फिर आपने कुछ ना कुछ ऐसी कुछ क्लिप देखी होगी, जिसमें आपको पता चल जाता है अग्रेशन मतलब कुछ लोग क्या होता है कि एकदम अटैक कर देते हैं सामने वाली टीम पे। कुछ लोग होते हैं कि उनको सामने वाले को चकमा देते हैं और वो लोग निकल जाते हैं, वो लोग अपना गोल कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहयोग करके आक्रामकता दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की आक्रामकता होती है।
तो समझते कि है क्या ये। आक्रामकता जो है वो एक ऐसा व्यवहार माना जाता है जिसके चलते व्यक्ति स्वयं या दूसरों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है। आक्रामक मतलब आप बोलते हैं ना, आप कभी कोई गुस्सा हो जाता है, कुछ करने लग लग जाता है, तो हम बोलते हैं आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। मतलब ऐसा व्यवहार जिसके चलते आप स्वयं को या तो अपने आप को या फिर दूसरों को, ठीक है, दूसरों को किसी प्रकार की जब आप हानि पहुंचाते हैं, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो कहलाता है आक्रामकता। अब जो ये आक्रामकता है वो शत्रुता, हानिकारक, विनाशक व्यवहार इस तरीके का भी हो सकता है। मतलब शत्रुता, ठीक है, हानिकारक भी हो सकता है, विनाशक भी हो सकता है बड़े लेवल पे। व्यवहार या दृष्टिकोण है, विशेष रूप से ये हताशा या निराशा के कारण होता है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा निराश हैं, जब हमें लग रहा है कि हम हारने वाले, तो हम बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखाने लग जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा हम निराश हैं, उस दौरान हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो आक्रामकता के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं कि आक्रामकता के प्रकार। तो आक्रामकता के अगर प्रकार की बात करें तो बेसिकली इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण मतलब शत्रुओं की तरह, जिसको हमें हमें लग रहा है कि सामने वाला क्या है, हमारा शत्रु है। अब हमें उसको इतनी बुरी तरीके से इंजर करना है, इतनी बुरी तरीके से हार्म पहुंचानी है कि उसको चोट लग जाए। तो ये जो आक्रामकता होती है, ये विरोधी टीम के खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाना जो है वो शत्रुतापूर्ण आक्रामकता के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है फिर आपका सहायक आक्रामकता। अब सहायक आक्रामकता क्या होता है? सहायक सहायक मतलब कि ऐसी आक्रामकता या इस आक्रामकता का जो प्रयोग है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अपने लक्ष्य मतलब अगर उनको जीतना है तो वो लोग जीत सभी के सभी मिलके जीतेंगे। तो सहायक आक्रामकता जो है वो एक ऐसा व्यवहार है जिसमें खिलाड़ी का इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता। मतलब इस प्रकार की जो आक्रामकता है, इसमें खिलाड़ी जो है दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते हैं। जबकि शत्रुतापूर्ण आक्रामकता में क्या होता है कि खिलाड़ी एक दूसरे को चोट, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर टीम के जो प्लेयर हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मतलब जीतने के लिए एक दूसरे को ध्यान, प्रशंसा और विजय प्राप्त करते हैं। इस देख सकते हैं आप सभी कि ये ग्रुप में वो कर रहे हैं, ये लोग रोक रहे हैं इन्हें, मतलब किसी प्रकार की कोई शत्रुतापूर्ण आक्रामकता तो नहीं हो रही है यहाँ पे, ये उसको रोक रहे हैं और ये गोल करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की जो आक्रामकता होती है वो जीतने के लिए, प्रशंसा के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी मुखर। मुखर का मतलब होता है, मुखर मतलब जो सशक्त या मुखर व्यवहार के दौरान, मतलब जब आप खेल रहे हैं, और मुखर मतलब मौखिक रूप से, ठीक है, मौखिक बल का प्रयोग करते हुए जब आप किसी को चकमा देते हैं ना, तो कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ फुटबॉलर होते हैं, मतलब बुल बॉल बेशक उनके पास में होगी, लेकिन कुछ ऐसा वो करते हैं कि सभी जो अपोजिट टीम है वो क्या करती है, वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है और वो लोग अपना गोल कर लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे वो लोग मुखर जो मुखर बोल सकते हैं, मुखर व्यवहार का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सशक्त या मुखर व्यवहार के दौरान खिलाड़ी दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर जो विरोधी पक्ष है, सामने वाला जो पक्ष है, उसके खिलाड़ी की एकाग्रता को भंग करने के लिए, मतलब वो कॉन्सेंट्रेटली अगर खेल रहा है तो उसकी एकाग्रता को भंग करने के लिए मौखिक बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिकेट में बॉलर अक्सर जमे हुए बल्लेबाज का ध्यान बटाने के लिए या उसकी एकाग्रता भंग करने के लिए ही उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उत्तेजक शब्द मतलब अगर आप लोगों को याद हो, आपने छिछोरे मूवी देखी होगी, तो छिछोरे मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो एंड में क्या होता है, जब वो लोग जीतते हैं, अब उन्होंने देख लिया था कि उनके पास प्लेयर्स तो कम है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब फुटबॉल का गेम चल रहा होता है तो वो वहाँ पे अपने प्लेयर्स को बिठा देते हैं। अब वो अपने प्लेयर्स को बिठाते हैं तो वो जैसे ही उनकी टर्न आती है वो इतनी तेज तेज चेयर करते हैं कि जो सामने वाली जो टीम होती है, मतलब जो उनकी विरोधी टीम होती है, वो थोड़ा सा लो फील करने लग जाती है और वो लोग अपना फटाफट से गोल बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सशक्त या मुखर जो व्यवहार होता है वो भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, बस इसमें क्या होता है कि मौखिक बल का प्रयोग किया जाता है और वो लोग जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक है आक्रामकता के कारण, कि क्यों, मतलब जो
खिलाड़ी होते हैं उसमें क्यों उनमें क्यों आक्रामकता देखी जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। वैसे ही आक्रामकता का भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जिसमें पहला है जन्मजात प्रवृत्ति। जन्मजात प्रवृत्ति मतलब कि कई बार एक आक्रामकता जो होती है वो एक जन्मजात प्रवृत्ति भी हो सकती है। जन्मजात मतलब जब बच्चा जन्म लिया था उस दौरान ही क्या था, वो थोड़ा सा आक्रामक था, वो गुस्सैल था, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी था, वो एकदम उत्तेजित था। तो इस प्रकार की जो आक्रामकता है वो कई बार जन्मजात भी हो सकती है। सामान्यतः इसे स्वशिक्षा के लिए, ठीक है, स्वरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वरक्षा मतलब अपनी रक्षा के लिए इसे इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोगों में जन्मजात हिंसक प्रवृत्ति देखी जाती है। हिंसक प्रवृत्ति मतलब जो बहुत जल्दी दूसरों पे अटैक कर देते हैं, हिंसक हो जाते हैं, और ऐसे लोग अन्य लोगों को शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब दूसरों को वो चोट पहुंचाते हैं। दूसरा है बच्चों का पालन पोषण। कई बार क्या होता है कि बच्चों का पालन पोषण ही ऐसे वातावरण में किया जाता है कि उनके अंदर आक्रामकता का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर ये माना जाता है कि जिन बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है वे आक्रामक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जिन बच्चों को हम शारीरिक दंड दे रहे हैं वो आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं कई बार। और शारीरिक दंड जो होता है वो उनमें क्रोध उत्पन्न करता है, और इसका प्रदर्शन वो लोग क्या करते हैं, मतलब उनके अंदर जो क्रोध होता है वो स्पोर्ट जो प्लेग्राउंड में जाके निकलता है। फिर है पोषण, ठीक है, लालन पालन ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। कुंठा, कुंठा का मतलब होता है कि किसी कुंठा के कारण भी व्यक्ति जो होता है वो आक्रामक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाए तो मन में एक गुस्सा रहती है, ठीक है, या फिर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया जाता तो उसके मन में ना एक कुंठा होती है, और वो अपनी कुंठा का शमन करने के लिए क्या करता है, वो आक्रामक व्यवहार करने लग जाता है प्लेग्राउंड में। तो कई बार क्या होता है कि कुंठा भी देखी जाती है कि अगर उसको जीतना था किसी न किसी कारण के, उसके साथ पक्षपात हुआ तो इसके कारण भी वो कई बार आक्रामक व्यवहार करने लगता है। वातावरण उसको ऐसा मिला शुरू से, ठीक है, वातावरण मैंने आपको बताया था कि अगर वो शुरू से आक्रामक, क्रोधी, गुस्सैल इस तरीके के वातावरण में रहा है, हिंसक वातावरण में रहा है, तो दूसरों को चोट पहुंचाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इनफैक्ट अच्छा ही फील करेगा। ठीक है, जीतने की चाह, कई बार लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा जीतने की चाह हो जाती है कि उनको जीतना ही है। इसके लिए भी वो लोग शत्रुतापूर्ण आक्रामकता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, सामने वाली टीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कई बार हानि पहुंचती है। तो ये सभी कारण हैं जो आप बता सकते हैं कि आक्रामकता के एक जो कारण है वो ये जिम्मेदार। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका खेल मनोवैज्ञानिक पहलू, ठीक है, यानी कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो आपके खेल के प्रदर्शन पे प्रभाव डालते हैं। जब आप खेल खेल रहे हैं, कोई भी खेल के दौरान क्या होता है कि कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो आपके खेल पे प्रभाव डालते हैं, खेल के ऊपर आपके उसके प्रदर्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि खेल के दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, आत्मसम्मान की, ठीक है, इसके अलावा मानसिक कल्पना, वार्तालाप और लक्ष्य निर्धारण। तो ये सभी के सभी जो पहलू है वो खेल मनोवैज्ञानिक पहलू के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला है आपका आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का स्वयं के प्रति जो आदर होता है, ठीक है, स्वयं के प्रति जो आदर का भाव होता है वो आत्मसम्मान कहलाता है। आप सभी भी जानते हैं, आप सभी के अंदर भी अपने प्रति जो आपका आदर भाव होगा कि आप अपने को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने अपने आप को कितना ज़्यादा आप आदर दे रहे हैं, तो वो जो भाव होता है वो कहलाता है आत्मसम्मान, अपने आप का सम्मान करना। दूसरा है आपका मानसिक कल्पना। मानसिक कल्पना का मतलब होता है कि ये जो कल्पना है वो एक तरह का मानसिक अभ्यास है। अभ्यास का मतलब है जिसमें खिलाड़ी को कोई खेल संबंधी कौशल वास्तव में दोहराने से पहले अपने दिमाग में उस कौशल का पूर्वाभ्यास करना होता है। मतलब एक प्लेयर को कोई भी खेल संबंधी जो कौशल होता है, ठीक है, कौशल को दोहराने से पहले उसको अपने दिमाग में उस कौशल का पूर्वाभ्यास, मतलब पहले एक अभ्यास करना पड़ता है अपने दिमाग में। तो ये क्या हो गया, उसका मानसिक अभ्यास तो हो गया है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप अगर पढ़ने बैठते हैं, आपको कुछ याद है, या एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको एक प्लेन शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर होता है। अब पूरे साल आप लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, वो सब कुछ आपके माइंड में है।
अब अपने माइंड में आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर निकाल कर लिखने हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब आप अगर आप परीक्षा में बैठते हैं, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई किताब तो लेके जाते नहीं है, वहाँ पे तो आपका माइंड ही होता है, आपके माइंड में सारी चीज़ें कैप्चर होती हैं। तो आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपने मस्तिष्क में सभी चीज़ों को दोहराते हैं, फिर आप सभी चीज़ों को वहाँ पे लिखते हैं जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो होता है उसे कहते हैं मानसिक कल्पना। आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है, आत्म मतलब स्वयं, वार्तालाप मतलब संवाद। तो ऐसा वार्तालाप या ऐसा संवाद जो हम स्वयं के साथ करते हैं। कई बार होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अकेले होते हैं, आपको कभी ऐसे लोगों से मिलेंगे भी होंगे या कहीं आप जब जाते हैं तो आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ना अपने आप से वार्तालाप करते हैं, आत्म संवाद करते हैं, मतलब खुद ही वो जवाब दे रहे हैं, खुद ही वो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ऐसे क्या हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो आत्म वार्तालाप करते हैं। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण मतलब अगर आपको आपकी टीम को परफॉर्म करना है तो आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें इस तरीके से खेलना है और हमारा लक्ष्य है कि हम विजय प्राप्त करें। तो लक्ष्य को किसी ऐसी उद्देश्य, मतलब आप जानते हैं कि लक्ष्य या कोई ऐसा उद्देश्य या वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसको अपना उद्देश्य बना लेते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, उसके लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं और एक दिन आपको वो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब आपका लक्ष्य निर्धारण होता है, जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये जो चार है, आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना, स्वयं से बातचीत या आत्म वार्तालाप और चौथा लक्ष्य निर्धारण, ये चारों के चारों जो पहलू हैं, 4 या 5, वो मनोवैज्ञानिक पहलू माने जाते हैं जब आप खेल के दौरान खेल में इन पहलुओं का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है, मतलब कौन से ऐसे डाउट है जो नहीं क्लियर हुए हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि मेरे पढ़ाने का कुछ वो हो सके, क्योंकि यहाँ पे हम सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि इतनी पीपीटीज क्रिएट करना ताकि आप लोगों को, और पूरी पूरी बुक तो नहीं है इसमें, आप देखते हैं कि की पॉइंट्स ही होते हैं ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, आपको कम समय में हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको हर एक एफर्ट्स आपके लिए करवा रहे हैं। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, वो आसानी से समझ सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके।